नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस पर आपको यूपी पीसीए 2026, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2026 और यूपी ट्रिपल एससी जैसी तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो है फिर निःशुल्क जो है लक्ष्य बैच संचालित कर रहे हैं, जो कि आपका समान रूप से इन परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत के भूगोल के तहत आपको चौथी कक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि उनकी भी आने वाली परीक्षा की तैयारी फ्री में हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आज के वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप का पहला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके तहत हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन किस प्रकार से कितने पार्ट में किया गया है। और इसके तहत हम आपको जो है 2 से 3 कक्षाएं इस टॉपिक पर हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके वहां से क्वेश्चन जो बनने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आगे आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जो है इस मैप में दिख रहा होगा कि भारत का भौतिक विभाजन यदि भौतिक स्वरूप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो बहुत देखा जाए तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके तहत आपका अगर भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप जो है स्कूल एटलस लेकर ज़रूर से ज़रूर बैठिए, जिससे आपको जो है भारत के भौतिक स्वरूप को समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही आपका होता है मैप यानी मानचित्र के द्वारा अगर आप टू दी पॉइंट मैपिंग देखेंगे तो उससे आपका जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और स्थान भी आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार कौन सी चीज़ें आपकी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम मैप में साफो साफ देख रहे हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला आपका क्या है, उत्तर का महान पर्वत श्रृंखला, यानी उत्तर का कहाँ से है, तो उत्तर का आप देख लेते हैं जो कि आपका चाइना से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश यानी जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपका जो है नेपाल लेके पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश यानी म्यांमार की सीमा तक आपका उत्तर का महान पर्वत श्रृंखलाएं यानी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। ठीक है, यानी इसके तहत भी हम आपका जो है आगे उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दूसरा क्या है आपका उत्तर का उत्तरी मैदान में यानी उत्तर प्रदेश का स्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का स्थान हो गया। इसके तहत आपका बिहार, झारखंड, इन सभी स्थानों के बारे में ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका जो है उत्तर का विशाल मैदान इस प्रकार से फैला हुआ है। फिर उसके बाद में आपका एक राजस्थान का मरुस्थलीय, ये आपका जो है पूरा थार का रेगिस्तान यहाँ पर फैला हुआ है। फिर इसके बाद में एक आता है थर्ड पॉइंट है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र से जुड़े हमारे राज्य हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। अब तटीय मैदानों में देख लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो तटीय मैदान आपका गुजरात से लेके और साथ में आपके जो है पश्चिमी तटीय मैदान भी इसमें दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में आपका पूर्वी तटीय मैदान दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस प्रकार से भारत के यानी तटवर्ती 9 राज्य या 7 राज्य हैं, वो आपके जो है तटवर्ती राज्य कहलाते हैं, जहाँ पर आपके तटवर्तीय मैदानों का संपूर्ण भाग इस प्रकार से आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी होते हुए आपका हिंद महासागर में फैला हुआ है। फिर इसके बाद में एक बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका प्रमुख रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, आपका उत्तर भारत का थोड़ा सा इलाका हो गया आपका। इसके साथ ही ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका पूरा दक्षिण भारत में विशेषकर इतना फैला हुआ है। तो आपको मैप अगर लेके बैठते हैं तो आपको ये जो है टू दी पॉइंट आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से स्वरूप कहाँ तक किस प्रकार से भौतिक स्वरूप जो है भारत का है और किस प्रकार से ये कितने पार्ट में डिवाइड है। फिर एक और यहाँ पर हम देख लेते हैं पांचवा टॉपिक क्या है। तो पांचवा इसमें पॉइंट है आपका भारत के महान मरुस्थल
यानी ये वाला। तो भारत के महान मरुस्थल कहाँ पर फैले हुए हैं? तो भारत के थार का मरुस्थल यानी आपका ये मरुस्थलीय इलाका आपका देखा जाए तो राजस्थान हो गया, गुजरात का थोड़ा हो गया और आपका ये पाकिस्तान का थोड़ा सा इलाका, यानी ये इतना आपका इलाका क्या कहलाता है? ये मरुस्थलीय भाग आपका कहलाता है। फिर उसके बाद में आपका आता है छठा यानी द्वीप समूह। द्वीप समूह का देखा जाए तो कहाँ पे है? यहाँ पे आपका दमन एवं द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह है और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप को टोटल जो है आपका 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन्हीं के बारे में हम नीचे जो है अपने वीडियो में विभिन्न फैक्ट के माध्यम से इसको टू दी पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे HEO का पेपर हो, चाहे आपका आने वाली PCS 2026 की भर्ती हो, उसमें यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हो गया मैप आपका। इसके बाद हम फैक्ट पे चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बहुत सारे दोस्तों को इससे जोड़िए, क्योंकि ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं और इसी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं ताकि आपकी समीक्षा अधिकारी की और PCS की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसके अलावा देख लेते हैं आज के उसमें यानी भारत का भौतिक स्वरूप। तो पॉइंट के हिसाब से देखें तो भौतिक रचना और तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? ए वाला उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा आपका विशाल मैदान। चौथा आपका द्वीप समूह तथा तटवर्ती मैदान। यानी इन्हीं 4 पॉइंटों के तहत आपके 6 पॉइंट जो है हमने ऊपर मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका 4 भागों में आपका डिवाइड किया गया है। तो इसको आप अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस फैक्ट को बार बार वीडियो स्क्रॉल करके। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। तो आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ ठीक है, 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ तथा 27.7% भूभाग पर पठार आपका और 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। तो इस प्रकार से भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल को जो है उच्च पर्वतीय श्रेणियों में 10%, 18% आपका पहाड़ियाँ और 27% आपका पठार और 43% आपका क्या है? विस्तृत मैदान यानी उत्तर का विशाल मैदान को जो है आपका डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत को भौतिक स्वरूपों में यहाँ पर बांटा गया है। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट क्या आता है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ए पॉइंट में हम देख लेते हैं तो क्या है कि हिमालय पर्वत का निर्माण तैतीस सागर के उत्तरी के ऊपर उठने के कारण माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोलवेताओं का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी ठीक है के कारण हुआ है। यानी क्या है कि बहुत सारे जो है भूगोलवेताओं का मानना है कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है किससे हुआ है? तैतीस सागर के ऊपर उठने के कारण माना जाता है। परंतु वर्तमान समय के आधुनिक भूगोलवेताओं का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेटों के टकराने के कारण हुआ है। ठीक है, ये पहला फैक्ट हो गया। इसके बाद में आगे वाले फैक्ट देख लेते हैं। तो हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलय मतलब क्या होता है आपकी? ये इसे वलय कहते हैं, यानी लहर जो होती है आपकी वलय कहलाती है। वलय की तीव्रता के आधार पर 4 प्रमुख यानी कितने? 4 प्रमुख संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब इन 4 प्रमुख क्षेत्र के बारे में, संरचनात्मक क्षेत्रों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो पहला आपका क्या है? ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र आपका हो गया। जैसे ये आपका जो है मैप हो गया, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये आपका जो है तिब्बत का क्षेत्र, ये इतना कहलाता है आपका। ठीक है, यानी ये तिब्बत का क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका वृहद हिमालय यानी महान हिमालय। यानी जैसे ये मैप है आपका ऊपर का और यहाँ से लेके इतना क्या है, यानी
जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश, वो पूरा क्या कहलाता है इलाका आपका वृहद हिमालय, जिसमें विभिन्न भारतीय राज्य पहाड़ी क्षेत्र आपके शामिल होते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आपका क्या है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का क्षेत्र आपका आता है। इनकी भी किलोमीटर की लंबाइयाँ दी हुई है कि वृहद हिमालय में कौन कितने कितने प्रदेश आते हैं, इनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। उसी प्रकार से आपका जो है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसका भूभाग में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में जो है। फिर चौथा पॉइंट क्या है आपका वाहे या उप हिमालय यानी शिवालिक श्रेणियाँ, इनकी भी जो है डिटेल में हम नीचे आने वाले पॉइंटों में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो संपूर्ण हिमालय को 4 जो है श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है, जिनकी हम नीचे जो है एक एक करके उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला आपका क्या है इसमें, तो पहला आपका आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान ट्रेसरी काल यानी विभिन्न युगों में हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आदि प्रबल श्रेणियाँ आती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यानी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर प्रबल श्रेणियाँ आती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर दूसरा आता है काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपकी क्या है काराकोरम की सर्वोच्च श्रेणी आपकी चोटी K2 है, यानी गार्डविन आस्टीन बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी 8611 किलोमीटर है, जो कि भारत की आपकी क्या है सर्वोच्च ऊंची चोटी बोली जाती है। यानी ये कहाँ है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर है, जो कि आपकी POK के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यानी इसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं कि काराकोरम को उच्च श्रेणी यानी क्या बोला जाता है काराकोरम को। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। यानी एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, तो आपका काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा और ये लंबाई आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। फिर सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र यानी इंडस यानी सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है। तो सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र आपका जो है क्या करता है अलग करता है, किससे, ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपका आता है वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में अगर हम डिटेल से एक एक पॉइंट पर बिंदुओं पर चर्चा करें तो आपका क्या आता है पहला वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यानी क्या है वृहद हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है आपकी। इसी श्रेणी में आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में पाई जाती है, तो वृहद यानी ग्रेट हिमालय में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है आपका माउंट एवरेस्ट। इसकी वर्तमान समय में ऊंचाई कितनी है, तो 8848.58 मीटर यानी समथिंग है ऐसे आपकी। और इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये आपका नेपाल देश में इसकी स्थिति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है, वृहद हिमालय में। फिर आगे पॉइंट देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि नेपाल एवं चीन के आधिकारिक रूप से एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई, यानी ये पॉइंट हो गया, ये यह वाला समझा रहे थे कि नेपाल और चीन की आधिकारिक रूप से नवीनतम ऊंचाई कितनी हो गई है, तो 8848.86 मीटर घोषित किया गया है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका नेपाल, तो आपका जो है यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि एवरेस्ट के अलावा और कौन कौन सी जो है चोटियाँ सबसे ऊंची पाई जाती हैं। तो आपका कंचनजंगा यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 8598 मीटर है इसकी ऊंचाई।
उसके बाद में नागा पर्वत, महानंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, नामचा बारवा आदि जो है हिमालय की वृहद महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो इन महत्वपूर्ण चोटियों को आप जो है इसमें जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, खासतौर से ग्रेट हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी किसका पार्ट है, तो आपका वृहद हिमालय का पार्ट है। ये वाला पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का पार्ट हम देख लेते हैं। तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय अर्थात, यानी लघु हिमालय को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय। ये हिमाचल श्रेणी में पीर पांजाल, महाभारत और मसूरी, धौलाधार और नागटीबा, यानी ये 4 श्रेणियां किसमें स्थित हैं, तो यह 4 श्रेणियां आपकी लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का पार्ट है। और ये इसमें कहाँ पर है, इन श्रेणियों में पीर पांजाल यानी मध्य हिमालय की बात करें अर्थात, तो इसमें हिमाचल श्रेणियों में पाया जाता है। और इसमें प्रमुख रूप से पीर पांजाल हो गया, महाभारत श्रेणियाँ हो गई आपकी, और मसूरी हो गई, धौलाधर और नाग टीबा श्रेणियाँ प्रमुख है। किसका पार्ट है, तो लघु हिमालय का पार्ट है। फिर पीर पांजाल यानी कहाँ है पीर पांजाल, आपका कश्मीर में। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। तो यानी लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो आपकी पीर पांजाल है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो वृहद और लघु हिमालय के मध्य लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी और कुल्लू और कांगड़ा घाटियों भी मिलती हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप टू द पॉइंट देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है। यानी लघु हिमालय में कौन सा स्थित है, तो अल्पाइन यानी मध्य हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनवर तथा उत्तराखंड में आपका बुगियाल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है देख लीजिएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया आदि हिमालय में ही स्थित है। यानी मसूरी कहाँ है, तो मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग यानी ये 5 स्थान जो है कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका लघु हिमालय में स्थित हैं। इसके बाद में क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को किससे अलग करता है, तो शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। कौन अलग करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट आपका जो है हिमालय को यानी लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। अब इसमें चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, वाही हिमालय यानी बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। यानी बाह्य हिमालय को किस नाम से अन्य जाना जाता है, तो आपका शिवालिक श्रेणी, और निम्न हिमालय के नाम से भी आपका बाह्य हिमालय को जाना जाता है। ये हिमालय का क्या है, तो ये हिमालय पर्वत का नवीनतम भाग है। तो ये क्या है, आपका हिमालय का नवीनतम भाग है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो है लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियाँ आती हैं। यानी क्या है, हिमालय एवं शिवालिक के बीच में अनेक घाटियाँ आती हैं। पश्चिम में इन घाटियों को किस नामों से जाना जाता है, तो पश्चिम भारत में इन घाटियों को आपका दून और पूर्व में द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक क्या हो गया, देहरादून आपका हो गया। यानी पश्चिम में इन घाटियों को किसके नाम से जाना जाता है, तो दून या पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें जो है, तो देख लेते हैं इसमें आगे क्या इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपका शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक के निचले भाग को आपका तराई कहा जाता है। यानी क्या हो गया, शिवालिक को के निचले भाग को किसके नाम से जाना जाता है, तो तराई कहा जाता है। तराई दलदली और वन आच्छादित प्रदेश को, तराई को क्या कहते हैं, तराई को आपका दलदली और वन आच्छादित प्रदेश भी कहा जाता है। अब यहाँ नीचे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि हिमालय का
प्रादेशिक विभाजन यानी हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी प्रादेशिक विभाग विस्तार और उसकी लंबाई कितनी है। तो टोटल देखा जाए तो ये क्वेश्चन में यहाँ से भी बनते हैं, कभी कदार जो है भारत के भूगोल के अंतर्गत यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है वन लाइनर के तौर पर या मिलान के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं, यानी पंजाब हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से है, तो सिंधु से लेके आपका सतलज नदियों के बीच, यानी सिंधु से लेके सतलज नदियों के बीच में इसका विस्तार है। यानी किसका, पंजाब हिमालय का। इसकी चौड़ाई कितनी है यानी लंबाई, तो 500 किलोमीटर इसकी लंबाई। दूसरा क्या है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतलज से लेके काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय, इसकी लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। फिर है तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, काली से लेके तिस्ता नदियों के मध्य इसका भाग फैला और लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। फिर आखिरी क्या है, असम हिमालय, तिस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच इसकी लंबाई है और के मध्य फैला है और इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है आपकी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में देखने को, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर आखिरी क्या है इसमें देख लेते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ और किन शैलों के कारण इसका निर्माण हुआ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इन फैक्ट को आप बार बार देख लीजिएगा। जैसे प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ, यानी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय शैल हो गया और रूपांतरित शैलों से, यानी दोनों को मिलाकर जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो रूपांतरित शैलें हो गई और आग्नेय शैलों से मिलाकर बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख दो भाग हैं, पहला कौन सा है आपका, मध्य उच्च भूमि हो गई और दूसरा आपके क्या हो गया, दक्कन का पठार। यानी प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला कौन सा है आपका, तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा क्या है आपका, दक्कन का पठार। अब नीचे देख लेते हैं अगला फैक्ट क्या है, तो अरावली की पहाड़ियाँ आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है ना। अरावली की ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को प्रायद्वीपीय पठार का मिल सकता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर, यानी अरावली पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अरावली की पहाड़ियाँ आपकी गुजरात राज्य में हो गया, राजस्थान राज्य में हो गया, हरियाणा राज्य में हो गया और दिल्ली राज्य में फैली हुई हैं। यानी 4 राज्यों में आपकी जो है अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। इसका निर्माण जो है कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। ये फैक्ट आपका अरावली वाला इम्पोर्टेंट है, यह हाल ही में जो है चर्चा में आपका ये पॉइंट रहा है। अब फिर क्या है, अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। आगे देख लेते हैं अरावली से जुड़ा हुआ फैक्ट और क्या है, तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, 1722 मीटर है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पर स्थित है। यानी कहाँ पर स्थित है गुरु शिखर, तो अरावली के माउंट आबू स्थान पर स्थित है। फिर क्या है, बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है, ये फैक्ट है। यानी बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली के पूर्वी भाग से ये निकलती है। फिर क्या है, मालवा का पठार, यानी मालवा का पठार बहुत फेमस है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। यानी मालवा का पठार किन जगहों पर स्थित है, 2 राज्यों में, तो आपका मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ राज्यों में आपका मालवा का पठार विस्तृत है। चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मालवा पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो मालवा पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं, चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से आपकी निकलती है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसमें और कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं अलग करती हैं।
मैकाले पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मैकाले पठार कहाँ पर स्थित है, तो आपका मैकाले पठार कहाँ पर है, तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाले पठार स्थित है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से इसकी उत्पत्ति होती है। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं इस वीडियो का। तो मैकाल पर्वत यानी मैकाल पठार के पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है। तो यानी इस प्रकार से देखा जाए तो आज यानी भारत के भौतिक स्वरूप के प्रथम भाग के अंतर्गत हमने जो है विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो है जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा अब इसके हम और 1 से 2 वीडियो और भागों में यानी भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में डिटेल से उसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण विभिन्न प्रकार के जो है भौतिक स्वरूपों के कारण हुआ है, जिससे संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव प्रयास जो है पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।